गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने नए चैप्टर में आ चुके हैं फिजिक्स के, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से हम लोग का जो ये चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से हम लोग को जो हाफ ईयरली सिलेबस में पढ़ना है वो है हमारा मास एंड वेट तक। एंड बाकी का जो पार्ट आपको दिख चुका है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, थ्रस्ट एंड प्रेशर है, बायनेंसी एंड डेंसिटी वगैरह, ये सारा चीज़ है। ये एक अलग टॉपिक में है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे, इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द थ्रस्ट एंड प्रेशर वगैरह, ये सब जो चीज़ दिख रहा है हम लोग को। एंड इससे बियॉन्ड भी जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ईयरली में हम लोग को मास एंड वेट और उसके बीच के डिफरेंस तक पढ़ना है, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन देखेंगे, और ये वाला बेसिकली इसको अलग चैप्टर से बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बायोन्सी चैप्टर से या फिर फ्लोटेशन चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन के मतलब ग्रेविटेशन के बारे में बिल्कुल अलग तरह की चीज़ जानते थे, तो हम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन होता क्या, क्योंकि हम लोग के दिमाग में बहुत सारे मिथ भरा हुआ है, ये चीज़ गलतफहमी भरा हुआ है कि एक्चुअली ग्रेविटेशन होता है क्या। तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। Relation between the Newton's third law of motion and gravitation, Newton's gravitation थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और टॉपिक है कैपलर्स लॉ, बट उसके बारे में हम लोग जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं। एक्चुअल कट ऑफ सिलेबस के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि हम कट ऑफ सिलेबस के बारे में एक भी बार डिस्कस नहीं किया, क्योंकि पढ़ना तो हम लोग को सब कुछ ही है। हाँ, आपको प्रिपरेशन के समय ध्यान में रखना है कि ये सारा चीज़ कट ऑफ सिलेबस है, तो फिर इसके बारे में थोड़ा कम प्रिपरेशन करें। बट जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उनको तो पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ, तो बेटर है कि हम लोग सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तो कैपलर्स बेसिकली हम लोग के 9 क्लास के सिलेबस से थोड़ा हटा दिया गया, बट अगर मान लीजिए आपको बेटर कुछ समझना होगा फिर से कैपलर्स लॉ वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग को भी और कोई वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज के बारे में, न्यूटन लॉ जो कि कनेक्टेड है ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। फिर हम लोग यूनिवर्सल लॉ का ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे, एसेलरेशन का, यानी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा उसका वैल्यू के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उसका वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ पे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही मास पढ़ेंगे, वेट पढ़ेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्योंकि हम लोग को अब तक ये लगता था कि मास और वेट दोनों ये क्या बोलते हैं इक्वल है, मतलब सेम चीज़ है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन में भी बात करेंगे, जैसे कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि मास आर कांस्टेंट, बट हम एक कंडीशन भी बताएंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मास कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आया कि मास कांस्टेंट है कि नहीं तो आप नहीं लिख दो, बिल्कुल कांस्टेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर मान लीजिए इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करें, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ द जी। इसके अलावा थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में देखेंगे, बायनेंसी एंड डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग का बेसिक एकदम स्टार्टिंग से हम लोग को पढ़ना है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सॉरी, ये लास्ट में एक्चुअली पढ़ना था, ये हम बोलना भूल गए थे। डेंसिटी के बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशन और रिलेटिव डेंसिटी और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट ये सारा सेकंड टर्म में ही हम लोग देखेंगे, जो कि हम पहले बता दिए हम लोग को मास एंड वेट तक पढ़ना है। सबसे पहला चीज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के केस में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ये होता क्या है। इफ यू रियलाइज ए स्मॉल स्टोन सॉरी if you release a small stone without pushing it from a height of accelerates towards the earth। सिंपल सी बात है, ए से आप एक स्टोन को फेंकिए बी तक, और धीरे धीरे ये क्या होता है, अर्थ की तरफ टूवर्ड्स जा रहा है। तो हम देखिए इसको पुश नहीं किए हैं, इसको अपने ही फोर्स में, नॉर्मल फोर्स में छोड़ चुके हैं, और धीरे धीरे करके ये एसेलरेट होकर नीचे जा रहा है। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो उसका खुद का एसेलरेशन हो रहा है वो होता है अर्थ का एसेलरेटेड फोर्स, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हम लोग के ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी के कारण उसका एसेलरेशन जनरेट हो रहा है। द स्टोन व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ मींस द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यानी जितना फोर्स से मतलब एसेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली उतना ही फोर्स उस पर जनरेट हो रहा है। द फोर्स which pulls the object towards the सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थ के लिए, अर्थ में उसको टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है, हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है। और अब तक हमको यही पता है कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या हो गया। तो आप बोलोगे सर अगर बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे अपने आप ड्रॉप कर जाता है, ये हुआ।
ग्रेविटेशन, बट इट इज द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। मगर यहाँ पे याद रखिए, इट इज द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का। बट ये क्या एक्चुअल डेफिनेशन है अर्थ ग्रेविटेशन का? नहीं। Here, the stone also attract the earth. It means every object in the universe attract each other. ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात क्या बोले कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हम स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, अर्थ को स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे क्या सर, ये तो मजाक कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है, स्टोन भी एक्चुअल में अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। बट बात क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे, और वो भी इक्वल फोर्स है, बट बात क्या है ना कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये किसी चीज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये एक्चुअली स्टार्टिंग हम लोग का बात है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है क्या है? एक्चुअली में इसको सबसे पहले दिए थे सर इजैक न्यूटन इन 1687 में। तो यहाँ पे ये बोले थे क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी न्यूटन तो तीन तीन लॉ दे चुके थे, इनमें उनको उतना भी शांति नहीं मिला, ये आप एक एक्स्ट्रा लॉ दे दिए। इसमें क्या बोले, जैसे मान लीजिए एक आपका मास है एम, कैपिटल एम, दूसरा मास है छोटा एम, इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ डी, सो इसका फोर्स इज इक्वल टू होगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर या आर स्क्वायर भी ले सकता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका डेफिनेशन देखा जाए तो एवरी मास इन द यूनिवर्स attract each other with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, या फिर square of the separation between them, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, अगर मान लीजिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक मास को m, कैपिटल M, दूसरे को छोटा m, और उन दोनों के बीच के सेपरेशन को छोटा d मानते हैं, तो इसका फोर्स F जो होगा ये बेसिकली होगा क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू छोटा m, जो कि हम लोग देख चुके हैं। सिमिलरली उसी में लॉ के हिसाब से 1/d² हो जाएगा, एंड दोनों को कंबाइन करने के बाद m/d² हो गया। हमको ये पता है जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट है कैपिटल जी m/d², वे d इज अ कांस्टेंट नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। अपने न्यूमेरिकल्स में इसका यूज पड़ेगा, सो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वेयर जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इफ द एफ इज द न्यूटन एंड एम इज इन केजी मास एंड डी इन मीटर, यानी अगर इनके यूनिट को उसके ऐसा यूनिट के हिसाब से किया जाए तो हम जी के ऐसा यूनिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर, सो हम लोग जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ डी स्क्वायर बाय एम एम। सो अगर इसका यूनिट को कैलकुलेट किया जाए तो एफ का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, डी स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एंड एम एम दोनों ही मास है तो केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर, सो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये था हम लोग का न्यूटन के ग्रेविटेशन के बारे में, ये स्टार्टिंग था एक्चुअल इस चैप्टर का, और ये बहुत ही बेसिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।